ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है रूपक भारतीय मनीषा के उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद। आलेख प्रोफेसर विनय कुमार सिंह का और प्रस्तुति हरेंद्र आजाद और अरुण पांडे की। आह वेदना मिली विदाई, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर। प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। आह वेदना मिली विदाई। कृतियों में सत्य, सनातन, मानवीय मूल्यों की प्रतिस्थापना और संवेदना के चरम स्तर की अप्रतिम अभिव्यक्ति के कुशल कालजयी रचनाकार रहे हैं छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। उनकी रचनाएं अंतस के गहनतम अंधकार में भी जिजीविषा के प्रकाश का प्रस्फुटन है। अपनी भाषा शैली और विषय वस्तु के स्तर पर नितांत मौलिक प्रसाद का साहित्य सृजन उनकी दृढ़ता का परिचायक है। व्यक्ति का निर्माण परिस्थितियां करती हैं। संघर्षों से हार न मानकर गहन तमस में भी चिराग रोशन करने का मादा विरले ही रखते हैं। सघन सशक्त उर्वर कल्पनाशीलता की जमीन पर कविता, उपन्यास और नाटकों का अपनी नवल ऊर्जस्वित शैली में सृजन करने वाले जयशंकर प्रसाद का जीवन संघर्षमय रहा। उनका जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी के समृद्ध सुंगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण 8वीं कक्षा के बाद इनकी स्कूली शिक्षा नहीं चल सकी। तत्पश्चात इन्होंने घर पर ही अध्यवसाय द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी की अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। संस्कृत साहित्य के प्रति जयशंकर प्रसाद का गहरा अनुराग था। उन्होंने वेद, उपनिषद, इतिहास और दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। कवियों का सत्संग मिल जाने के कारण कविता की ओर बाल्यकाल से ही उनकी रुचि हो गई थी। ब्रजभाषा की आरंभिक रचनाओं के पश्चात खड़ी बोली में कविता लिखकर प्रसाद ने उसका गौरव बढ़ाया। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी और शिव के उपासक थे। उनका जीवन बहुत सरल था। सभा सम्मेलनों की भीड़ से वे प्रायः दूर ही रहा करते थे। परिजनों से विछोह, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को झेलते हुए भी कवि सरस्वती के मंदिर में अपने सुवासित सृजन पुष्प अर्पित करता रहा और अल्पकाल में ही क्षय रोग की पीड़ा झेलते हुए ये महाविभूति 15 नवंबर सन 1937 को पंचतत्वों में विलीन हो गई। जयशंकर प्रसाद का रचना कर्म हिंदी साहित्य का वह प्रसाद है जिसका अमृतपान पाठकों के लिए किसी काल या समय का मोहताज नहीं है। वह विजयनी मानवता के संकल्प को लिए भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों में व्याप्त है। प्रवृत्ति से मूलतः कवि होने के साथ वे एक सफल गद्यकार के रूप में विख्यात रहे हैं। नाटक सर्जन, निबंध कला, उपन्यास लेखक, कहानीकार, प्रसाद का संपूर्ण गद्य साहित्य कवि हृदय से अनुस्यूत है। उन्होंने काव्य एवं गद्य दोनों में अभिव्यक्ति का सेतु खड़ी बोली को बनाया। उर्वशी व भ्रुवाहन, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी महाकाव्य समेत 15 काव्य कृतियों, ग्राम, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, कंकाल, तितली और अपूर्ण इरावती, सज्जन, स्कंदगुप्त,
चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी सहित 12 नाटकों और अनेक उत्कृष्ट निबंधों से हिंदी जगत को उन्होंने समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद के संपूर्ण साहित्यिक अवदान को महत्वपूर्ण मानते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर निरंजन सहाय। संवेदना और भाषा की दृष्टि से आधुनिक कविता के इतिहास में जिस आंदोलन को बेहद सम्मान के साथ याद किया जाता है उसे हम छायावाद कहते हैं। छायावादी कविताओं की शुरुआत जयशंकर प्रसाद से ही मानी जाती है। ठीक उसी तरह कहानियों के क्षेत्र में भी जयशंकर प्रसाद ने अनेक प्रयोग किए और आधुनिकता के मूल मंत्र के साथ उन्होंने उस क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक कहानियों की शुरुआत करने वाले माने जाते हैं। सन 1912 ईस्वी में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई थी। ऐसा समझा जाता है कि उसके बाद से ही हिंदी में आधुनिक कहानियों की रचना आरंभ हुई। उनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता रही है। कुछ कहानियां जो ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और पौराणिक कथानकों पर लिखी गई हैं, वे बहुत अधिक चर्चित रही हैं। हिंदी साहित्य जगत में कहानी को एक संपूर्ण विधा के रूप में स्थापित करने वाले जयशंकर प्रसाद का योगदान भुलाए नहीं भूलता। हिंदी साहित्य का सामान्यतः 1920 से 1936 ईस्वी तक का समय काव्य क्षेत्र में छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसी कालखंड की कथा एवं कथेतर गद्य विधाएं उसके प्रतिनिधि रचनाकारों के नाम से अभिहित की गईं। उपन्यास और कहानी सम्राट प्रेमचंद की ही भांति छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद नाटक विधा के सम्राट के रूप में ख्यात रहे और पूरा नाट्य युग इनके नाम से चलने लगा। आधुनिक चिंतन के केंद्र में है व्यक्तिवाद। प्रसाद का आत्म प्रसार और आधुनिक मानव का आत्म प्रसार एकीकृत होकर उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति कहने वाले प्रसाद जी की मूल अनुभूति का तात्पर्य उस मनन शक्ति से है जो व्यष्टि से समष्टि अनुभूतियों में व्याप्त चेतन रूप है। कामायनी कर्म के प्रति सजग रहने और वैराग्य खंडन का रूपक महाकाव्य है। कर्मरत मनुष्य के लिए पलायन उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह होता है। अतीत दृश्यों से आवृत्त करके भी प्रसाद जी मन के दोनों पक्षों हृदय यानी श्रद्धा एवं बुद्धि यानी इड़ा के अंतर्द्वंद्व के समायोजन से मन को देवोपम नहीं बनने देते। कामायनी में आत्म केंद्रित निराश मन को जीवन में प्रवृत्त होने के लिए श्रद्धा प्रेरित करती है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। बनाते हो असफल भवधाम। प्रसाद की कामायनी किन अर्थों में एक महान कृति है बता रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और साहित्यकार प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप। कामायनी हिंदी का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है और प्रसाद जी की कीर्ति का गौरवशाली उद्घोष है। इसकी गणना विश्व के श्रेष्ठ महाकाव्यों में होती है। इसकी रचना 15 सर्गों चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद में हुई है। कामायनी की मूल कथा शतपथ ब्राह्मण की है, जिसका संवर्धन ऋग्वेद, छांदोग्य, ऐतरेय, तैत्तरीय तथा भागवत महापुराण आदि के आधार पर किया गया है। कामायनी की भूमिका में प्रसाद जी ने लिखा है कि यह आख्यान इतना प्राचीन है
कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रामायणी में प्रसाद जी का कवि, नाटककार, उनका दर्शन और आधुनिकता संबंधी उनकी सौंदर्य चेतना और वैचारिकता अपने चरम पर पहुंची है। प्रसाद ने स्त्री को प्रेरणा का उत्स माना है। उनके यहाँ नारी भोग्या या सौंदर्य की वस्तु नहीं, अपितु गरिमा और सम्मान का विषय है। प्रसाद ने स्त्री देह से ऊपर उठकर श्रद्धा, सहधर्मिणी और प्रेयसी के रूप में नारी की क्षमता को पहचाना है। उनका सौंदर्य बोध स्थूल नहीं, सूक्ष्म का निरीक्षण करता है। उन्होंने प्रकृति की विभिन्न गतिविधियों में नारी सुलभ भावनाओं का पुंज देखा है। प्रसाद के काव्य में आंसू भले ही प्रेमजन्य पीड़ा, मानसिक द्वंद्व, स्वप्न स्मृतियों जैसे मानवीय विरह के यूटोपिया के रूप में छलका हो, लेकिन यह मानवीय क्रंदन अतीत की गौरवपूर्ण स्मृतियों के आलोक में बंधुत्व स्थापित करने में समर्थ है। उनकी करुणा आत्म से सर्व जीवन धन इस जले जगत को वृंदावन बन जाने दो की यात्रा करती है। किशोर मन की इस पुकार की अनुगूंज हर जुबान से ध्वनित होने की सामर्थ्य रखती है। यूं ही नहीं, आंसू की पंक्तियां साहित्यिक या गैर साहित्यिक मन को भी अनायास ही कंठस्थ हो जाती हैं। उनकी करुणा सिक्त पुकार में विश्व सदन को शीतल करने की वही भाव प्रवणता है जो उनके जागरण गीतों में है। सबका निचोड़ ले कर तुम सुख के सोने जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में, आंसू इस विश्व सदन में। प्रसाद मूलतः समरसता के गायक हैं। तदयुगीन विसंगतियों से क्षुब्ध उनका कवि मन शांति की तलाश करता है और ऐसे समाज की स्थापना की कल्पना करता है जहां प्रकृति सी निश्चलता हो। आंसू से आनंद के पर्यवसन की राह में वे ऐसे वातावरण में कुछ क्षण विश्राम की कामना करते हैं जहां पारस्परिक कलह और कोलाहल की गुंजाइश न हो। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक, धीरे 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 धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे, धीरे 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 धीरे। आचार्य शुक्ल ने प्रसाद को गूढ़ व्यंजना और रमणीय कल्पना के सुंदर समन्वय का कथाकार कहा था। प्रसाद की वैचारिकी ऐतिहासिक आदर्शों, उज्जवल अतीत, प्राचीन संस्कृति के साथ कल्पना के सहारे फलित पोषित है। उन्होंने अतीत का गौरवगान जरूर किया, परंतु रूढ़ियों का वहन नहीं किया। उनका रूढ़ि मुक्त मन इतिहास के उन चरित्रों और घटनाओं का चयन करता है जो वर्तमान मानव के लिए विकल्प और संकल्प प्रस्तुत कर सकें। उनकी कहानियों का अंकुर काव्य संवेदना, अनुभूति, भावात्मक द्वंद्व और संस्कृति के बिखरे शक्ति विद्युत कणों के समन्वय से विकसित हुआ है।
यथार्थ और कल्पना, आदर्श और विचार के द्वंद्व से आकाशदीप की चंपा, गुंडा का ननकू सिंह, जहां आरा का औरंगजेब तथा पाप की पराजय का घनश्याम जैसे चरित्र पाठकों के लिए अविस्मरणीय हैं। अपनी आरंभिक कहानियों में वे आदर्श प्रधान रहे, परंतु प्रौढ़ कहानियों में उनके आदर्श और यथार्थ का द्वंद्व समाज के लिए विकल्प प्रायोजित करता है। उनका आदर्शवाद समाज को कैसा होना चाहिए यही आदेश करता है। वरिष्ठ समीक्षक डॉक्टर राम सुधार सिंह कहते हैं, प्रसाद अपनी रचनाओं के द्वारा ऐतिहासिक स्मृति का पुनर्वास कर रहे थे। प्रसाद हिंदी के अकेले साहित्यकार हैं जो पूर्व और पश्चिम के द्वंद्व को मिला रहे थे। उनका पहला ऐतिहासिक नाटक ही राष्ट्रीय नाटक है। यहीं से वे भारत की पराधीनता के कारणों और मुक्ति का अन्वेषण प्रारंभ करते हैं। वे आने वाली मानव जाति, आने वाली मानवता का एक श्रेष्ठ मूल्य निर्धारित करते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद का रचना जगत भारतीय दृष्टि से अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करता है। प्रसाद इतिहास का इस्तेमाल वर्तमान की नजर और भविष्य के नजरिए से करते हैं। अतीत का महिमा मंडन और ऐतिहासिक घटनाओं, चरित्रों के जीवन आदर्शों का चयन प्रसाद की सांस्कृतिक संवेदना की द्योतक है। बीती विभावरी जागरी हिमाद्री तुंग श्रृंग से और अरुण ये मधुमय देश जैसे जागरण गीतों से जब वे भारत भारती का आह्वान करते हैं तो उनकी आजादी की पुकार स्वयं प्रभा समुज्ज्वला के रूप में ध्वनित होती है। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रसाद ने मात्र 3 उपन्यास लिखे जिनमें इरावती अपूर्ण ही रह गया, परंतु कंकाल और तितली का हिंदी उपन्यास साहित्य में विशेष महत्व है। कंकाल मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों एवं स्त्री की विविध समस्याओं का खाँटी यथार्थ है। समाज की विकृतियों और पतनशील चरित्रों के यथार्थ को प्रसाद ने बेबाकी से प्रस्तुत किया है। प्रसाद के नाटक उनकी राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम एवं सांस्कृतिक संवेदना के प्रतीक हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम की उक्ति उनके सभी नाटकों पर सटीक बैठती है। प्रकृति चित्रण, रम्य कल्पना एवं जगह जगह उद्बोधन गीतों के समायोजन से इनके नाटकों में काव्यात्मक बिंब उपस्थित हुए हैं। इन ऐतिहासिक नाटकों की रचना साभिप्राय है। उन्होंने अतीत के वैभवशाली प्रसंगों, प्रसिद्ध जीवनादर्शों में धर्म और देशभक्ति की गौरव गाथा का गान अपने युग को प्रेरित करने के लिए किया। प्रसाद के नाट्य साहित्य की विशेषताओं को महत्वपूर्ण और कालजयी बता रही हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की प्राध्यापिका और रंगकर्मी प्रोफेसर आभा गुप्ता ठाकुर। जयशंकर प्रसाद का जो समय था वो विराट नाटकीयता का समय था। सत्याग्रह युग में जयशंकर प्रसाद ने लिखना शुरू किया और हम जानते हैं कि उनके नाटक अपने समय के राजनीतिक पराभव और सांस्कृतिक ह्रास से उबरने का एक बौद्धिक कर्म थे। प्रसाद का प्रत्येक नाटक अपने समय और राष्ट्र की समस्याओं का प्रत्यक्षीकरण है। प्रसाद की राष्ट्र नीति जीवन की वास्तविक, ठोस और प्रत्यक्ष दृष्टि है। कामना नाटक में तितली की भांति प्रतीकात्मकता है। जीवन के प्रति पश्चिमी भोगवाद और भारतीय आध्यात्म की उपयोगिता की तुलना में पाश्चात्य जीवन दर्शन पर मूल भारतीय संस्कृति व आदर्शों की विजय चित्रित करना प्रसाद का उद्देश्य रहा है। ध्रुव स्वामिनी विघटनकारी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था
एवं राजनीतिक जयचंदों के कुचक्रों पर तीव्र आक्षेप है। ध्रुव स्वामिनी को स्त्री मुक्ति के आह्वान और प्रतिस्थापना की कृति बताते हैं प्रोफेसर बलिराज पांडे। प्रसाद जी के नाटक जागरण का संदेश देते हैं। ध्रुव स्वामिनी जैसे चरित्र की रचना कर जयशंकर प्रसाद ने स्त्री मुक्ति के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है। ध्रुव स्वामिनी जैसा पात्र चंद्रगुप्त के साथ मिलकर संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ती है और स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा संदेश देती है। प्रसाद की नारी किसी दबाव में समर्पण नहीं करती, वो अपनी मर्यादा की रक्षा करने में सक्षम है। ध्रुव स्वामिनी भारतीय नारी के आत्मसम्मान, क्षमता, साहस और सतीत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इस संदर्भ में कथाकार डॉक्टर मुक्ता कहती हैं, प्रसाद जी के लिए साहित्य सृजन एक सांस्कृतिक कर्म है। यही कारण है कि उनके नाटक और कहानियों में ऐसे चरित्रों की बहुलता है जो सामाजिक स्वाधीनता और मानव गरिमा को सर्वोपरि मानते हैं। ध्रुव स्वामिनी जो उनका नाटक है और जिसमें उन्होंने स्त्री अस्मिता को प्रतिष्ठित किया है, तो वो स्त्री वहाँ बड़े मुखर रूप में वो प्रतिरोध है वो स्त्री का, और उस पूरा एक तरह से वो सामाजिक प्रतिरोध के रूप में ध्रुव स्वामिनी का वो पूरा चरित्र गढ़ा है और जो लिखा है, ये कल्पना भी इसमें थोड़ी बहुत है और ये यथार्थ भी है। चंद्रगुप्त नाटक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। इसमें चाणक्य का भारत के छोटे छोटे गणराज्यों को एक राजा चंद्रगुप्त के अधीन करके शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का स्वप्न है। वस्तुतः ये स्वाधीनता की कामना प्रसाद के युग की है, जो ऐतिहासिक पट पर प्रकट हुई है। इस नाटक में संघर्ष दो मोर्चों पर है, विदेशी आक्रमणकारियों से और पाश्चात्य संस्कृति के विरुद्ध भारतीय संस्कृति का। प्रसाद भारतीय संस्कृति के गायक हैं। इस नाटक में भारतीय संस्कृति की महत्ता का प्रतिपादन सर्वाधिक मुखरित हुआ है। भारत को कार्नेलिया का ये कथन जयशंकर प्रसाद की मूल मंशा को स्पष्ट करता है। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। उन्होंने इसमें भारतीय संस्कृति के उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। भारत भूमि का वैभव गान देश ही नहीं विदेशों में भी होता आया है। प्रसाद पाश्चात्य संस्कृति की ओर प्रयाण करने वाले भारतीयों को अपने संस्कारों की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नाटक की शुरुआत जहां पाश्चात्य पद्धति के अनुकरण पर युद्धों द्वारा हुई है, वहीं इसका अंत भारतीय समाधान, संधि स्थापना और चंद्रगुप्त कार्नेलिया के विवाह से हुआ है। चंद्रगुप्त में पात्रों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति का भव्य आदर्श है। युद्ध में सिकंदर के आहत होकर गिरने पर सिंहरण के स्वर में प्रसाद बोलते हैं, ठहरो मालो वीरों, ठहरो, ये भी एक प्रतिशोध है। ये भारत के ऊपर एक ऋण था। पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का ये प्रत्युत्तर है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान स्वराज्य की इच्छा हर जन मन में बलवती होने लगी थी। दृढ़ संकल्प की पताका लेकर प्रसाद ने भारतीयों का आह्वान किया। देश की राजनीतिक सामाजिक समस्या को सुलझाने की दृष्टि से प्रसाद के सभी नाटकों के कथानक का प्रतीकार्थ है। स्कंदगुप्त में युग जीवन की विराट अभिव्यक्ति है। चरित्र का एक राष्ट्रीय संदर्भ है, दूसरा वैयक्तिक। औपनिवेशिक मानसिकता और दासता से मुक्ति का स्वप्न प्रसाद युग की रचनात्मक जरूरत थी और उन्होंने ऐतिहासिक कथ्यों के माध्यम से इसे बखूबी निभाया है। इनके पात्र आदर्श जरूर हैं, परंतु गुण अवगुण सहित लोक जीवन के निकट हैं। पात्र की वैयक्तिक त्रासदी हो सकती है, परंतु राष्ट्रीय संदर्भ में वो सफल है। इनका हर पात्र
गद्यात्मक है। राष्ट्रनायक स्कंदगुप्त मातृभूमि के लिए अकेला युद्ध करने के लिए तत्पर है और व्यक्ति स्कंदगुप्त के साथ उसका अंतर्द्वंद चलता रहता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। वस्तुतः प्रसाद ने इतिहास के विभिन्न कालखंडों का दृश्यांकन किया, परंतु उनका मन भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग, मौर्य काल और गुप्त काल में ही रमा है, क्योंकि वो अतीत के उन्हीं पटों पर चित्र खींचते हैं जिनकी समृद्धि से वर्तमान प्रभावित और भविष्य प्रायोजित हो। निसंदेह जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि उन्नायक कवि, सफल निबंधकार, नाटक सम्राट और अपने युग के प्रवर्तक, कालजयी रचनाकार हैं। बीती विभावरी जागरी जागरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी जागरी जागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी जागरी। आप सुन रहे थे रूपक, भारतीय मनीषा के उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद। आलेख प्रोफेसर विनय कुमार सिंह। वाचन डॉक्टर श्रुति मिश्रा और अरुण पांडे। काव्यांश स्वर डॉक्टर आराधना तिवारी और सुशांत कुमार शर्मा। प्रस्तुति हरेंद्र आजाद और अरुण पांडे की और संयोजक राजेश कुमार गौतम। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर तैयार इस रूपक का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।